करते हैं। निकुंज, मॉर्निंग। कल भी हमने मार्केट में जो देखा, अब इसे देखने के दो तरीके हैं। या तो हम इसे इस तरह से देखें कि 5 सेशन में निफ्टी 900 पॉइंट से ज़्यादा टूटा है, या फिर हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि वैसे अगर देखा जाए तो करेक्शन हार्डली 5-6% का है। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अगर आपको ख़रीदना भी है तो आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मौके मिलेंगे, और थोड़ा अगर आपने महंगा भी ले लिया तो ठीक है, लेकिन जो एक जिसे कहते हैं कि फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की कोशिश करने से बचना चाहिए। मीर, सबसे पहले समझते हैं कि मार्केट गिरे क्यों है। ऐसा नहीं कि ग्लोबली शेयर बाज़ार के अंदर काफ़ी मंदी आई है और एफआई अचानक यहाँ पे बेच रहे हैं, और 2 या 3 प्रमुख कारण हैं। हम कल सुबह भी इसके बारे में बात कर रहे थे। पेटीएम आईपीओ का फेलियर, रिलायंस की न्यूज़, फार्म बिल का रोल बैक, यह तीनों चीज़ें अगर एक साथ आती हैं तो ज़ाहिर है इसका सीधा प्रभाव शेयर बाज़ार पे पड़ेगा, सेंटिमेंट पे पड़ेगा, मूड पे पड़ेगा। बिकॉज तीनों काफ़ी इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं, मगर तीनों एक साथ जब आती हैं तो जाहिर है कि इसका जो प्रभाव है, यह प्रभाव शॉर्ट टर्म में एक बार मार्केट को हिला देने वाला है। पेटीएम आईपीओ हैज़ बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ एन डिज़ास्टर। 40% अगर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा आईपीओ गिर जाता है तो एक प्रश्न चिन्ह सा उठता है कि शेयर बाज़ार की एपेटाइट क्या है, और अगर एपेटाइट नहीं है तो इस प्रकार का आईपीओ क्यों फ्लोट करा गया, मर्चेंट बैंकर्स क्या कर रहे थे, उन्होंने क्या मूड चेक करा था, और लोगों को इस आईपीओ में नुकसान पड़ा है। पहली बार एक बड़ी इस बुल मार्केट के अंदर एक ऐसी चीज़ हुई है जो कि अगेंस्ट कंसेंसस गई है। सेकंड, रिलायंस की जो न्यूज़ थी, कोई सोच नहीं सकता था कि रिलायंस और अरामको के बीच में तो डील चल रही थी, एनसीएलटी के अंदर एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को वापस निकाला जाएगा। और तीसरा, फार्म लॉ। ये जो तीनों बातें थी मीर, अनएक्सपेक्टेड थी। Nobody expected, even an option trader perhaps would have never thought that some of these factors will see light of the day. और जब ये तीनों फैक्टर एक साथ आए हैं तो शेयर बाजार को एक एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, एंड दिस एडजस्टमेंट आई थिंक इज गेटिंग कैप्चर्ड इन मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स एंड द वे हाउ द निफ्टी हैज मूव। तो मेरा ये मानना है कि मीर, एक बार शेयर बाजार को इस समय झटका लगा है। झटका मतलब एक रफ्तार शेयर बाजार की थी, उस रफ्तार में रुकावट आई है, धीमापन आया है, और इस समय वो जो बुल मार्केट की गाड़ी थी, वो बुल मार्केट की गाड़ी इस समय रुक चुकी है। अब बुल मार्केट की गाड़ी क्यों बढ़ेगी? वह बढ़ने के लिए फ्लोज, ट्रिगर्स या ग्लोबल ट्रेंड चाहिए, क्योंकि हम ईयर एंड पर आ रहे हैं और दिसंबर 15-20 के बाद अक्सर हम देखते हैं ग्लोबल एक्टिविटी नहीं होती है। दिसंबर के अंदर कोई बड़े ट्रिगर और ट्रेंड्स नहीं है। अर्निंग सीजन जनवरी में आएगा, कोई बड़े आईपीओज नहीं है। तो हो सकता है कि शेयर बाजार इस समय कंसोलिडेट करें विद अ डाउनवर्ड बायस। जी हाँ, तो ये कंसोलिडेशन के मोड में रह सकता है, लेकिन निकुंज, इस समय जो खासकर जो स्वदेश के दर्शक हैं वो यही सोच रहे होंगे कि रिलायंस जैसा शेयर इतना करेक्ट हो गया है, या फिर टाटा मोटर्स करेक्ट हो रहा है, बाकी ऑटो स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर है, बैंक्स में हमने देखा कल काफ़ी वॉलेटिलिटी थी, उनको फिलहाल खरीदारी करनी चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए? बिकॉज ये सवाल आई थिंक सभी के मन में होगा, और कल हमने इनफैक्ट बाजार खुलने से पहले कहा भी था कि पेटीएम जैसे स्टॉक्स में आपको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए खरीदारी की, लेट इट स्टेबलाइज, उसके बाद आप सोच सकते हैं। नहीं, पेटीएम से भी दूर रहना चाहिए मीर, बिकॉज आपको ये पता नहीं है कि फिनटेक को लेकर के रियल मार्केट की लेवल और रियल मार्केट की वैल्यूएशन क्या है। मगर अगर आप इस समय बात करें कि आप कौन से इस गिरावट के अंदर आपको क्या करना चाहिए, तो इस समय मुझे लगता है कि पीएसयू बैंक्स और कॉर्पोरेट बैंक्स की तरफ जाना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ उनकी तरफ जाना चाहिए बिकॉज एक बात तो तय है मीर कि रिलायंस में जो हुआ है और पेटीएम में जो हुआ है उसका सीधा प्रभाव अन्य क्षेत्रों पे नहीं पड़ेगा। केपेक्स साइकिल ठीक है, हम देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट इस समय इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कई बड़े क्षेत्रों के अंदर दोबारा एक प्रकार से ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन आ रहा है। तो जो पेटीएम में हुआ है, जो रिलायंस में हुआ है, क्या उसका प्रभाव कोई स्टील कंपनी की बैलेंस शीट में पड़ेगा, कोई कैपिटल गुड कंपनी की बैलेंस शीट में पड़ेगा, क्या कोई मशीनरी कंपनी की बैलेंस शीट में, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बैलेंस शीट में पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मगर जब शेयर बाजार में मंदी आती है तो वह शेयर भी गिर चुके हैं। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज द कम बैक दिस टाइम इन द फाइनेंशियल स्पेस विल बी लेड अगेन बाय पीएसयू बैंक्स। हो सकता है बजाज फाइनेंस और जो न्यू एज बैंक्स हैं जिनके अंदर फिनटेक है, जिनके अंदर न्यू टेक है, क्योंकि फिनटेक की वैल्यूएशंस कंप्रेस हो रही हैं, उनके अंदर अंडर परफॉर्मेंस। आप देखिए बजाज फाइनेंस भी कल गिरा था। क्यों गिरा था? लोग ये बोलने लग गए थे कि भाई बजाज फाइनेंस की तुलना आप पेटीएम की तुलना से करिए।
पेटीएम की वैल्यूएशन अगर इतनी ज़्यादा है और बजाज फाइनेंस भी फिनटेक बढ़ रहा है तो जाहिर है उसके अंदर तेज़ी आनी चाहिए। तो 6,500 से 8,000 का जो मूव बजाज फाइनेंस में आया था, मेरा ये मानना है वह पेटीएम और फिनटेक की वजह से आया था। अगर उस कहानी में हम देखते हैं कि थोड़ी खटाई सी पड़ चुकी है तो जाहिर है जो फिनटेक रिलेटेड कंपनीज़ हैं, जो कंपनीज़ न्यू एज प्लेटफॉर्म्स पर हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके अंदर भी सीधा प्रभाव पड़ेगा। मगर पीएसयू बैंक्स तो करते ही नहीं है, और पीएसयू बैंक्स जिन सेक्टर्स को लेंड करते हैं उनके अंदर तेज़ी आ रही है, उनके अंदर रिकवरी आ रही है। तो क्या करना चाहिए? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस हफ्ते नहीं तो अगले हफ्ते बड़े पीएसयू बैंक्स में नज़र रखिए। तो मॉर्निंग निकुंज, क्या जैसे आप बता रहे हैं कि बड़े पीएसयू बैंक्स, तो सिर्फ एक सेक्टर स्पेसिफिक हम यहाँ जब बात करते हैं तो ऐसे में विल दैट बी वाइज टू पिक टॉप ऑफ द सेक्टर्स, लाइक हर सेक्टर के टॉप स्टॉक्स को ही पिक किया जाए, स्पेशली जैसे आप पीएसयू बैंक कहते हैं तो उसमें आप टॉप स्टॉक्स को पिक करें, क्योंकि वैल्यूएशन एडजस्टमेंट का ये जो ट्रेंड है वो दूसरे सेक्टर और स्टॉक्स में भी शायद देखने को मिल सकता है। प्रियंका, पीएसयू बैंक्स में अगर आप देखें टॉप 3 या 4 नाम ही हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के को लेकर के मार्केट सभी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के कन्विंस नहीं है, उनको काफ़ी झटके लगे थे, वो झटके से उभरने का ट्राई भी कर रहे हैं। मगर आप एसबीआई, कैन बैंक और यूनियन बैंक की बात करें तो उनकी साइकिल वास्तव में रिवर्स हो चुकी है। हमने सारे आंकड़े देखे थे, सब आंकड़े यही बता रहे हैं कि आने वाले समय में अच्छे नहीं, बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। वन इज़ दैट। सेकंड, क्या मार्केट्स उन अच्छे दिन की एंटिसिपेशन में क्या वह इन कंपनीज़ को हाई प्राइस कर रहा है, उसका भी आंसर नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अभी भी 3 टाइम बुक भी नहीं है। अगर बैंकिंग बिजनेस की, प्योर बैंकिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, मैं सब्सिडरी से ऐड बैक भी नहीं कर रहा हूँ। यूनियन बैंक 2 टाइम्स बुक भी नहीं है। कैनरा बैंक 1.5 से 2 के टाइम में चलता है, डिपेंडिंग ऑन द एस्टिमेट यू लुक एट। तो टॉप टियर पीएसयू बैंक जो हैं वो अभी भी सस्ते हैं। उनके अंदर अगर आप नज़र रखेंगे तो मुझे लगता है कि उनमें आने वाले समय में आउट परफॉर्मेंस हो सकता है। और हम माने ना माने मिहिर, प्रियंका, कई स्टॉक्स के अंदर अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। हिंडाल्को का 52 वीक हाई से देखिए 20% नीचे है। 1500 का टाटा स्टील 1200 के नीचे आ चुका है। आईसीआईसीआई बैंक 10-12% करेक्शन आ चुका है। तो अगर ये वास्तव में बुल मार्केट है तो 10 से 15% करेक्शन इज़ अ गुड टाइम फॉर यू टू स्टार्ट निबलिंग बैक अगेन। तो मार्केट ने एक डिस्गाइज करेक्शन दे चुका है। वो करेक्शन आप निफ्टी और सेंसेक्स की प्रिज्म से देखें तो नहीं दिख रहा है। अगर पेटीएम की प्रिज्म से देखें तो बहुत बड़ा दिखेगा। मगर आप एक रियलिस्टिक प्रिज्म में देखें, कौन से चुनिंदा शेयर्स थे, 10, 12, 15 शेयर्स जो अच्छे हैं, उनमें कितना करेक्शन आया है। और उन उस बास्केट के अंदर, जिसे हम कहते हैं आउट परफॉर्मिंग बास्केट, थोड़े से बैंक्स होते हैं, कुछ एनबीएफसीज होती हैं, बड़े कैपिटल गुड स्टॉक्स होते हैं, 2-3 आईटी कंपनीज होती हैं, 1-2 ऑटो स्टॉक्स होते हैं। एक चुनिंदा बास्केट अगर आप देखें अच्छी कंपनियों की, उनके अंदर 10-15% करेक्शन आ चुका है। टाटा मोटर की बात करें मीर, 10 से 12% करेक्शन आ चुका है। फोर्टिस हॉस्पिटल की बात करें, उसमें करेक्शन आ चुका है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, करेक्शन आ चुका है। टाटा स्टील की बात करें, करेक्शन आ चुका है। तो कई स्टॉक्स के अंदर करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। जी मिहिर, निकुंज, गुड मॉर्निंग। एक क्वेश्चन अभी सभी लोग आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या मार्केट में अच्छा है और किसकी वैल्यूएशन कहाँ पे ठीक है। मैं थोड़ा ना उल्टा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या मार्केट के अंदर खराब है, किससे दूर रहना है, मार्केट के चैलेंज क्या है। अगर मैं एवरेज करने जा भी रहा हूँ, मैं वापस खरीदने जा भी रहा हूँ, तो मेरे को कहाँ पे एवरेज नहीं करनी, कहाँ पे दूर रहना है। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है डिम्पी, कि इस मार्केट के अंदर अगर आप, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू गेट एवरीथिंग राइट, बट एज लॉन्ग एज यू अवॉइड गेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स रॉन्ग, आप आउट परफॉर्म करेंगे। मैं दोबारा बोलता हूँ, शेयर बाज़ार के अंदर पैसा बनाने का एक सिंपल तरीका है, यू डोंट हैव टू गेट एवरीथिंग राइट। मगर आप अपनी गलतियाँ अगर कम करेंगे तो ऑब्वियसली आपका आउट परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रहेगा। मगर क्योंकि आप स्पेसिफिक हम चर्चा कर रहे हैं और आपका सवाल था कि किन सेक्टर्स को इससे हमें अवॉइड करना चाहिए, मेरा ये मानना है डिम्पी कि अगले साल के सिनारियो को आप कंस्ट्रक्ट करिए। अगले साल का सिनारियो क्या हो सकता है? अगले साल का सिनारियो हो सकता है कि वेज इन्फ्लेशन आईटी इंडस्ट्री को हिट करे, जो कि हम लग रहा है। ट्रैवल और एसजीएन एक्सपेंसेस सब कंपनीज़ के बढ़ेंगे बिकॉज वर्क एट होम नॉर्मल हो जाएगा। तो आईटी सेक्टर जो एक रिचली प्राइस सेक्टर है, जहां हमें पता है कि वेज इन्फ्लेशन और ऑन साइट और एसजीएन ट्रैवल कॉस्ट हिट करे, हो सकता है उसके अंदर अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिले। मेटल्स के अंदर ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है, मगर मेटल के अंदर जिस प्रकार की एक तरफा तेज़ी हमने देखी थी, मुझे नहीं लगता उस प्रकार की तेज़ी देखने को मिलेगी। तो हो सकता है मेटल्स विच हैव बीन अ मैसिव आउट परफॉर्मिंग सेक्टर, दे मे रिमेन मोर लाइक एन मार्केट परफॉर्मिंग सेक्टर विद डाउनवर्ड बायस। कंज्यूमर स्टॉक्स हम जानते हैं कि वो एक्सपेंसिव हैं
तो कंज्यूमर स्टेपल्स जितने भी हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, और उनके अंदर अंडर परफॉर्मेंस ऑलरेडी कई दिनों से देखने को मिल रहा है। मेरा ये मानना है क्योंकि हम एक ऐसी कगार पर खड़े हैं जिसके अंदर इकॉनमी, इंडस्ट्रियल और सिक्लिकल स्टॉक्स विद द एक्सेप्शन ऑफ कमोडिटीज़ के अंदर एक बड़ा अपटर्न मिलेगा, तो इस गिरावट में उन्हीं स्टॉक्स पे अभी नज़र रखनी चाहिए। तो आईटी के अंदर जो मार्केट आउट परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है। जो हमने देखा कि वेज इन्फ्लेशन, एसजीएनए की कंसर्न्स हैं, वह मुझे लगता है कि आईटी सेक्टर को आने वाले समय में ज़रूर एहतियात करेंगी। राइट, थैंक यू सो मच निकुंज अपना समय देने के लिए और इस पर एनालिसिस शेयर करने के लिए। हमारे व्यूवर्स के लिए इतनी सिंप्लीफाइड वे में चीज़ें समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बढ़ेंगे आगे।